अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज हम HTML स्टार्ट करने लगे हैं। तो इसकी आज सबसे पहली वीडियो है जिसके अंदर हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैं आप ये जो कोड बेसिक सा है ये आपने हर एक HTML के जितने भी आप लिखेंगे जब भी HTML तो ये आपने कोड लाजमी लिखना है। हम बारी बारी इस सब को देखते हैं। इस सब को देखने से पहले सबसे पहले जो हम पहली लाइन हम इसकी तरफ देखते हैं इसका क्या मतलब है। ये है डॉक टाइप HTML। बेसिकली डॉक टाइप HTML क्या है, ये जो HTML5 वर्जन चल रहा है सबसे लेटेस्ट और सबसे एडवांस वर्जन जो चल रहा है HTML का, उसको डिक्लेयर करने के लिए ये हम ऊपर लिखते हैं डॉक टाइप HTML। ये हमें बताता है कि जो डॉक्यूमेंट की टाइप है वो HTML है, मतलब डिक्लेरेशन के लिए ये यूज़ होता है। तो जो कि अब HTML का वर्जन 5 चल रहा है, तो जो इससे पिछले वर्जन थे उसके अंदर हम डॉक टाइप HTML नहीं लिखते थे डिक्लेरेशन के लिए, बल्कि उसके लिए हम डिफरेंट चीज़ें लिखते होते थे। वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी हो जाता था, काफ़ी डिफ़िकल्ट भी हो जाता था। उसकी मिसाल भी है, हम साथ वाली मैं आपको दिखा देता हूँ बल्कि यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले ये डिक्लेरेशन है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट को डिक्लेयर करता है। जो ओल्डर वर्जन है ना, इसके अंदर अब मैंने यहाँ पे एक मिसाल ली है HTML 4.01 की। 4.01 में 3 मेथड थे टोटल, ठीक है, डॉक टाइप को डिक्लेयर करने के लिए। अब उनमें से एक मेथड जो था वो ये वाला था, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सिर्फ 4.01 के अंदर ही 3 मेथड थे। उनमें से एक मेथड ये है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि वो सिंपल HTML डॉक टाइप HTML लिखा, हमारा डिक्लेयर हो गया कि ये HTML5 है, वर्जन 5 है, ठीक है। लेकिन जब हम इधर देख रहे हैं डॉक टाइप HTML पब्लिक, फिर ये // w3c //d//dtd HTML 4.01 यानी कि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट मेथड हमारे पास थे। पीछे वाले HTML5 ने बहुत इजी कर दिया है। तो ये मेनली क्या काम करता है, ये डिक्लेयर करता है कि हम जो HTML यूज़ कर रहे हैं उसका 5 वर्जन है और डॉक्यूमेंट जो है वो HTML टाइप का है। इस चीज़ को क्लियर करता है, ठीक है। मैंने कहा था कि ये वाला जो है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का, ठीक है, जिसको आज हमने देखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास जो दूसरी लाइन आती है ये है HTML lang en। इसका क्या मतलब है, ये दरअसल हमने जो HTML ये जो हमारा सबसे पहला टैग है, ये हमारे पास डॉक्यूमेंट है। इसके बाद हमने लिखना होता है HTML टैग। अब ये हमारे पास HTML टैग है, ये स्टार्टिंग टैग है, ठीक है, और ये एंडिंग टैग है HTML का। इसके अंदर हमने सारे का सारा कुछ जितना भी लिखना है, ये स्टार्टिंग टैग है HTML का, ये एंडिंग टैग है HTML का, इसके अंदर लिखना होता है। अच्छा, अब ये जो टैग है ना, टैग के ये जो आगे आता है इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे एट्रीब्यूट है, यानी कि अगर मैं ये यहाँ पे नहीं भी लिखूँगा, ये इतना पार्ट मैं यहाँ पे अगर लेट्स सपोज नहीं भी लिखूँगा तो ये मेरा काम करेगा। ये मेरा स्टार्टिंग टैग है, ठीक है, HTML का, और ये मेरा एंडिंग टैग है। अब जितना भी HTML के अंदर मैंने लिखना वो सारा इन्हीं 2 टैग्स के अंदर लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे जो है इसका ये लिखा हुआ था एट्रीब्यूट, ये क्यों लिखते हैं, आपने भी हमेशा ये लाजमी लिखना है। इसका मकसद क्या है, ये दरअसल हमें लैंग्वेज बताता है कि हम जो अपने डॉक्यूमेंट में लैंग्वेज यूज़ करने वाले हैं वो कौन सी है। तो यहाँ पर मैं इंग्लिश जो है वो यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने EN लिखा है। तो क्या अगर आपने उर्दू या हिंदी या कोई और यूज़ करनी है तो आपने वही लिखने की, जी बिल्कुल एग्जैक्ट वही आपको लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। और उसको लिखने का तरीकाकार होता है, ये नहीं कि आपने उर्दू लिखनी है तो पूरा आप उर्दू लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये लिखते क्यों है। ये लिखने की रीज़न है, इसकी रीज़न ये है कि स्क्रीन रीडर एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी यूज द लैंग एट्रीब्यूट टू डिटरमाइन द लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट। मतलब जो अगर लेट्स सपोज आप समटाइम्स आप यूज़ करते हैं कि स्क्रीन रीडर को जो कि बोल के पढ़ के बताता है, तो वो इस चीज़ को यूज़ करता है, इस चीज़ को, तो उससे वो पता लगाता है कि हमारे पास कौन सी जो मैंने लैंग्वेज के अंदर इसको पढ़ के बताना है, ठीक है। उसके अलावा सर्च इंजन जो है वो इस लैंग एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपने एक पूरी की पूरी वेबसाइट बना दी है, अगर वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के मुताबिक नहीं है तो आपकी वेबसाइट उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती। उसकी रीज़न ये है कि वो वेबसाइट टॉप पर नहीं आएगी, लोगों को शो नहीं होगी, क्योंकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन उसको सर्च ही नहीं कर पा रहा, तो फ़ायदा नहीं है। तो लिहाजा ये जो टैग है बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब मैं बात कर रहा था The lang attribute is placed in the HTML tag। HTML टैग के अंदर ये जो lang एट्रीब्यूट है लैंग्वेज का रखा जाता है। स्पेसिफाइंग द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज बताता है कि हमने जो डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, वो किस जो है लैंग्वेज में हम लिखने वाले हैं, ठीक है। इफ पार्ट्स ऑफ द कंटेंट आर इन डिफरेंट लैंग्वेज यू कैन यूज़ द lang एट्रीब्यूट एट द एलिमेंट लेवल 1। अच्छा,
अब मिसाल के तौर पर अगर आपने 2 पैराग्राफ लिखे, ऊपर वाला इंग्लिश में लिख दिया पैराग्राफ, नीचे वाला सेकंड पैराग्राफ था वेबसाइट का, वहाँ आपने स्पेनिश में या किसी और लैंग्वेज में या फ्रेंच में लिख दिया, तो वो आप कैसे लिखेंगे? तो आपने वो पी टैग पैराग्राफ के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो उसके अंदर जाके आपने लैंग FR लिखेंगे। अब ये FR फ्रेंच के लिए इस्तेमाल होता है, हम फ्रेंच पूरा नहीं बल्कि FR लिख रहे हैं, ये चीज़ आप नोट कर लें, ठीक है। हम एब्रीवेशन वगैरह यूज़ कर रहे हैं। आप किसी भी लैंग्वेज को देखना चाहते हैं, आप जाके गूगल करें, आपको हर एक लैंग्वेज का मिल जाएगा, ठीक है। इजीली है, इतना वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर आपने स्पेनिश में लिखना है तो आप सिंपल ES लिखेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ दिए हैं आपके आपको ईजी करने के लिए, आपके लिए आसानी के लिए, कि EN हम यूज़ करते हैं नॉर्मली हम इंग्लिश के लिए, ठीक है। हम FR यूज़ करते हैं फ्रेंच के लिए, हम ES यूज़ करते हैं स्पेनिश के लिए, DE यूज़ करते हैं जर्मन के लिए, AR यूज़ करते हैं अरेबिक के लिए, ZH यूज़ करते हैं हम चाइनीज़ के लिए, बेसिक से हैं, ठीक है। उसके बाद फॉर रीजनल डायलैक्ट्स यू कैन यूज सब टैग्स। फॉर एग्जांपल अगर हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश तो आज हमारे पास एक तरह की नहीं है, अगर यूनाइटेड स्टेट में जाएं और इंग्लिश यूज़ हो रही है, यूनाइटेड किंगडम में और हो रही है, और डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट किस्म की इंग्लिश यूज़ होती है। तो हम उसके लिए फिर क्या करते हैं, तो उसके लिए हम EN के बाद हम क्या करेंगे, हम सब टैग यूज़ करेंगे US यानी कि अमेरिका का, ठीक है। ये US यूज़ किया, यहाँ पर जो है EN US ये अमेरिकन इंग्लिश को डिनोट करता है। ENGB जो है यूनाइटेड किंगडम की इंग्लिश को डिनोट करता है। ये सारी चीज़ें आपको गूगल करके आपको मिल जाएंगी, ये इतनी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद चाइनीज़ भी हमारे पास 2 तरह की आती है, एक जो सिंप्लीफाइड चाइनीज़ होती है, उसके लिए हम ZHCN का टैग जो है एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास लैंग्वेज हो गया। लैंग्वेज के बाद हमारे पास मेन HTML के अंदर, HTML के टैग के अंदर सारा कुछ आएगा। HTML के टैग के अंदर हमारे पास टोटल 2 मेन चीज़ें होती हैं। एक हेड होता है जो कि यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। दूसरा बॉडी होता है, ठीक है। अब बॉडी और हेड में क्या फ़र्क है, यहाँ पर बॉडी स्टार्ट और यहाँ पर ख़त्म है। अच्छा, अब बॉडी के अंदर हम मेनली हेड के अंदर हम मेनली क्या करते हैं, जितना भी मेटा डेटा होता है, मेटा डेटा मुराद जो कि डॉक्यूमेंट है उसके रिलेटेड जितना भी डाटा होगा वो मेटा डेटा होगा। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर अब एक डॉक्यूमेंट है वो अब शो नहीं होगा। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे CSS या जावास्क्रिप्ट कोई फाइल जो कि एक एक्सटर्नल फाइल है मैंने यहाँ पे अटैच करनी है, तो वो एज अ मेटा डेटा अटैच होगी, मतलब वो इस फाइल के रिलेटेड होगी बट ये फाइल नहीं होगी, ठीक है। तो वो मैं सारे का सारा हेड टैग के अंदर यूज़ करूँगा, ठीक है। इस चीज़ को भी यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है ये भी आपने हर डॉक्यूमेंट में लिखना है। इसका क्या मकसद है मैं हर लाइन का आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखें, हमारे पास मेटा कैरसेट UTF-8 है, मेनली ये क्या चीज़ है। चलिए अब हम इसकी तरफ बढ़ते हैं आगे। इट इंश्योर्स द स्पेशल करेक्टर। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये UTF-8 जो है ये इनकोडिंग का एक मेथड है, ठीक है, जो कि सबसे एडवांस मेथड है जो कि आजकल यूज़ किया जाता है, जबकि पुराने और होते थे मेथड, ये सबसे ज़्यादा एडवांस है, जिसके अंदर आपकी हर तरह का इमोजी, हर तरह का करेक्टर, हर तरह की लैंग्वेज ऑलमोस्ट इसके अंदर कवर होती है, ठीक है। मतलब लैंग्वेज को इनकोडिंग करने के लिए मुख्तलिफ मेथड हम यूज़ करते हैं, उनमें से एक मेथड जो है वो UTF-8 है। और हम यहाँ पे ये वही का जो है वो स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये वाला हम यूज़ करेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर, क्योंकि ये भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है। इट इंश्योर्स दैट स्पेशल करेक्टर्स लाइक एक्सेंटेड लेटर्स, सिंबल्स एंड नॉन लैटिन करेक्टर्स आर डिस्प्लेड करेक्टली। फॉर एग्जांपल करेक्टर्स सच एज, अब ये कुछ करेक्टर्स हैं मेरे पास, फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, ये 2 करेक्टर या फिर नॉन इंग्लिश करेक्टर्स लाइक जैसा कि ये करेक्टर्स हैं, ठीक है। अगर लेट्स सपोज मैं ये ऊपर वाला ये नहीं इधर कैरसेट UTF-8 मेंशन करता तो इसका बदले में क्या होगा, इसके बदले में ये होगा कि ये इन करेक्टर्स को बिला वजह कोई इस तरह के सिंबल हमारे पास लाके शो कर देगा कि ओरिजिनल नहीं होंगे। आपने समटाइम देखा होगा कोई फाइल्स करप्ट हो जाए या कुछ अजीब से सिंबल आए होते हैं, क्वेश्चन मार्क लिखा आ गया या कुछ भी, ठीक है, तो बिल्कुल ही उसने इम्प्रॉपर तरीके से आपको शो करवा देता है और उसका बेसिकली कोई मतलब नहीं होता। तो ये हमने सिंपल ये लिखा है ना, तो ये नहीं शो करेगा बल्कि इम्प्रॉपर से वर्ड शो करवा देगा। हमने ये लिखा है ये नहीं शो करवाएगा बल्कि इम्प्रॉपर से वर्ड शो करवा देगा। जब हम UTF-8 कर देते हैं तो फिर क्या करता है, UTF-8 इन चीज़ों को समझता है और इनको इन चीज़ की इनकोडिंग वगैरह समझ के इसी चीज़ में हमें शो करवा के दे रहा होता है। अच्छा, विदाउट इट करेक्टर मे नॉट डिस्प्ले करेक्टली स्पेशली फॉर नॉन ASCII character. For example, if the web page contains non-English characters like Chinese or Arabic, they might appear as question marks, squares or random symbols. वही बात आ गई, अगर हम ये मेंशन नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे जो नॉन इंग्लिश करेक्टर्स हैं, या अब जैसे ऊपर मैंने आपको ये वाले 2 करेक्टर्स दिखाए हैं, ठीक है, ये करेक्टर्स क्या करेंगे, ये क्वेश्चन मार्क
शो करना स्टार्ट कर देंगे, स्केयर्स बनाना स्टार्ट कर देंगे, या रैंडम सिंबल से शो हमें करवा देंगे जिसका ओरिजिनल में कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह जो है हमारा जो हम एग्जैक्ट सिंबल देना चाह रहे थे वो नहीं शो होगा, उसकी जगह कुछ गलत लिखा आ जाएगा जिसका मतलब ही कोई नहीं होगा। तो इसलिए हम फिर ये लाजमी लिखते हैं। इफ़ द पेज इज़ क्रिएटेड इन वन इनकोडिंग लाइक UTF-8 बट द ब्राउज़र एज्यूम्स अनदर इनकोडिंग लाइक ISO 88591 द कंटेंट मे बी गार्बल्ड और अनरीडेबल लीडिंग टू अ पुअर यूजर एक्सपीरियंस। अच्छा, अगर लेट्स सपोज हम ये इनकोडिंग UTF-8 नहीं मेंशन करते तो हर ब्राउज़र जो है वो समटाइम्स अपना डिफ़ॉल्ट जो है इनकोडिंग मेथड यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल अगर वो अब जो है वो यूज़ कर रहा है एक ओल्ड मेथड है इनकोडिंग का, जिसका मैंने पहले बताया कि पुराने मेथड भी होते थे इनकोडिंग के लिए, न्यू भी है। जो सबसे ज़्यादा इस वक्त एडवांस और न्यू है वो UTF-8 है, ठीक है। अगर लेट्स सपोज पुराना ISO 88591 यूज़ करेगा तो उससे क्या होगा, जो हमने लिखा हुआ है वो गार्बेज मतलब कुछ इस तरह का अनरीडेबल बन जाएगा कि कुछ सिंबल आ जाएंगे, इम्प्रॉपर सिंबल आ जाएंगे जिनका कोई मकसद नहीं, कोई मतलब नहीं। हमने बेसिकली कोई और लफ्ज़ लिखा था लेकिन वो एक अलग ही कुछ हमारे पास शो कर रहा है, जो हमने लिखा है वो नहीं शो कर रहा, उसके बजाय कुछ और शो करना स्टार्ट करता है जिसका मतलब ही कोई नहीं, मकसद ही कोई नहीं है। तो इसलिए फिर हमें ये भी साथ करना शो करवाना पड़ता है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास UTF के बाद हमारे पास आती है ये वाली लाइन। इस लाइन का क्या मतलब है? बेसिकली आप आसान लफ्ज़ों में ये समझ लें कि ये रिस्पॉन्सिवनेस के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है कि अगर वेबसाइट फॉर एग्जांपल आपने एक लैपटॉप के लिए बनाई है, ठीक है, तो वो जब मोबाइल की स्क्रीन पर शो होगी तो मोबाइल पर तो स्क्रीन छोटी हो जाएगी, मोबाइल पर स्क्रीन छोटी होगी तो वो उस तरह की वेबसाइट सेम शो नहीं होगी जिस तरह की लैपटॉप पे शो होगी। मतलब लैपटॉप पर जो है स्क्रीन और तरह की शो होगी, मोबाइल पर और तरह की होगी, टैब पर और तरह की होगी। और अगर लैपटॉप की स्क्रीन छोटी है तो उस पर स्क्रीन और तरह की होगी, और अगर बहुत बड़ी स्क्रीन है, TV वगैरह है, तो उस पर स्क्रीन और तरह की शो होगी। मतलब हमें वेबसाइट जो है वो तमाम स्क्रीन के लिए डाटा तो एक ही लिखा होता है, सेम कंटेंट लिखा होता है, सेम पैराग्राफ, सेम हेडिंग्स होती हैं, लेकिन उनको रिस्पॉन्सिवनेस हम मुख्तलिफ स्क्रीन पर मुख्तलिफ करते हैं। तो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिवनेस के लिए हमारा यूज़ होती है। एक यहाँ पर आपको सिंपल सी मिसाल दे देता हूँ। ये अच्छा, सबसे पहले ये हमने इसको नेम सेट कर दिया है इसका व्यू पोर्ट, और कंटेंट विथ डिवाइस विथ, मतलब ये डिवाइस के मुताबिक खुद ब खुद जो है कंटेंट अपने आप को सेट कर लेगी। इसके विथ जो होगी वो डिवाइस के मुताबिक हो जाएगी, कि मतलब हमारे पास मोबाइल है तो उसके मुताबिक हो जाएगी, और अगर लैपटॉप है या टैब है या बड़ी स्क्रीन है जो भी होगी उसके मुताबिक खुद हो जाएगी। इनिशियल स्केल 1.0 ये शो कर रहा है कि उसका जूम साइज़ क्या होगा। 1.0 का मतलब है कि वो ना जूम इन होगी ना जूम आउट, बिल्कुल अपनी नॉर्मल कंडीशन में होगी। 1.0 का मतलब है, ठीक है, उसका इनिशियल स्केल जैसे वो लोड होगी, इनिशियल स्केल उसका क्या होगा 1.0, मतलब बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन के अंदर। अच्छा, अब मैं व्यू पोर्ट जो है, अब एक ऐसी वेबसाइट जिसके अंदर व्यू पोर्ट यूज़ किया गया है और एक ऐसी वेबसाइट जिसके अंदर व्यू पोर्ट यूज़ नहीं किया गया, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ दिखाता हूँ। अब ये देखें, हमारे पास एक वेबसाइट है, ये सिंपल सी मोबाइल के ऊपर हमने ओपन की हुई है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये लेफ़्ट साइड पर है विदाउट द व्यू पोर्ट मेटा टैग। ये मेटा टैग में व्यू पोर्ट इस्तेमाल किए बगैर इस तरह की शो हो रही थी, जबकि वही वेबसाइट है, सेम वेबसाइट है, उसमें जब विद द व्यू पोर्ट मेटा टैग, जब हमने मेटा टैग में व्यू पोर्ट यूज़ किया है तो ये डिफरेंस आ गया। ये बहुत ही क्लैरिफाई आपको नज़र आ रही है, हर चीज़ ठीक है लिखी हुई, जबकि इस तरफ हम देखें तो हमें कुछ भी क्लियर नज़र नहीं आ रहा। एक जो है मतलब इतनी रिस्पॉन्सिव नज़र नहीं आ रही, एक अच्छी लुक नहीं दे रही वही वेबसाइट, ठीक है। तो ये डिफरेंस है मेनली इन दोनों के अंदर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसके बाद हमारे पास आता है सॉरी, ये वाला मैंने कहा था ये पूरा इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता देता हूँ इसका क्या मतलब है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है टाइटल। टाइटल बेसिकली क्या है, आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो वेबसाइट के ऊपर की जानिब लिखा होता है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पर इस वेबसाइट के ऊपर हूँ, तो यहाँ पर ये देखें ऊपर ऊपर ये ChatGPT लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो ChatGPT लिखा होता है, ये टाइटल के टैग के अंदर जो कुछ भी हम लिखते हैं वो यहाँ पर टाइटल शो हो जाता है। ये ChatGPT यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर टाइटल के अंदर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है तो वो ऊपर टॉप पे डॉक्यूमेंट मुझे शो करेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर ChatGPT लिखूंगा तो वो ChatGPT शो करेगा। यहाँ पर टाइटल के टैग के अंदर मैं जो कुछ लिखूंगा वो हमें शो कर देगा, ठीक है। इसके बाद हेड का टैग आ गया, बंद हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर अगर हमने मज़ीद चीज़ें ऐड करनी है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि मैं लिंक यूज़ कर सकता हूँ। लिंक से क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई बाहर से कोई और जो है वो फाइल अटैच करनी है, फॉर एग्जांपल एक CSS की फ़ाइल है या जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है वो अटैच करनी है, तो वो मैं इस लिंक के थ्रू
अटैच कर सकता हूँ, ठीक है। और ये अटैच करनी है तो फिर वही बात आ गई, हेड टैग के अंदर करनी है, बॉडी के अंदर नहीं करनी। बॉडी के अंदर हम मेनली क्या करते हैं, बॉडी के अंदर हम जितना भी हमें कंटेंट शो होता है एक वेबसाइट के अंदर वो सारे का सारा बॉडी के अंदर लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास ये एक हेडिंग है, H1 हेडिंग मैंने दे दी है। वैसे हेडिंग 6 होती है, H1 से लेके H6 तक होती है, ठीक है। तो H1 क्या है, सबसे जो है मेन हेडिंग होती है वो H1 होती है। H1 सबसे बड़ी हेडिंग होगी, H2 उससे छोटी, H3 उससे छोटी, H4 उससे छोटी, इस तरह छोटी से छोटी होती जाएगी, ठीक है। और ये P टैग है। मैं आपके मिसाल के तौर पर मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और आपको शो करवाता हूँ एक दफ़ा वेबसाइट के ऊपर भी ये सारा कुछ। ये हमारे अभी काम की नहीं है तो मैं इसको, क्योंकि हम कोई भी इसके साथ फाइल अटैच नहीं कर रहे, हम इसको कोई डिज़ाइन नहीं दे रहे, तो मैं इसको यहाँ पे ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया, मैं इसको सिंपल ओपन कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। ये देखें, अब ये हमने H1 लिखा था, H1 के अंदर पंजाब टेक टीवी, तो ये बहुत बड़ा हेडिंग के तौर पर शो हो रहा है हमारे पास, ठीक है। जबकि इसको हमने पैराग्राफ के अंदर लिखा था तो ये हमारे पास, यानी कि P टैग के अंदर लिखा था तो ये हमारे पास P टैग शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं VS कोड को यूज़ कर रहा हूँ एज अ कोड एडिटर। आप कुछ भी यूज़ करते हैं, आप डॉक्यूमेंट टाइप को यूज़ कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट नोट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब HTML के लिए हमें कुछ स्पेशल नहीं चाहिए, बस एक एडिटर चाहिए जो कि एडिट कर सके। उसका हमने नाम जो है .html के नाम से आप इसको देखें अगर फाइल को, home.html, home index.html, यानी कि उसकी एक्सटेंशन जो भी नाम होगा उसके साथ हमने एक्सटेंशन लगा देनी है .html। तो वो हमारे पास जो फाइल होगी वो एक HTML फॉर्म के अंदर आ जाएगी, ठीक है। वो एक वेबसाइट के तौर पर शो होगी। मिसाल के तौर पर अब ये जो है, ठीक है, home.html और index.html जो है, ये यहाँ पे देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा आई बिलीव के, एक सेकेंड, ये एज अ क्रोम जो है वो शो करे होंगे। मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र क्रोम है तो इसलिए क्रोम के तौर पर ये home.html शो नहीं होगी क्योंकि वो इसकी एक्सटेंशन है। index.html है, .html शो नहीं होगी क्योंकि वो इसकी एक्सटेंशन है, ठीक है। लेकिन ये HTML आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके ऊपर शो करवा रहा है। ये टाइप कौन सी है, HTML डॉक्यूमेंट की टाइप है। अगर इसको लेट्स सपोज मैं डायरेक्ट ओपन करता हूँ, मैं डायरेक्ट इसके ऊपर क्लिक करके ओपन करता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ तो ये वही वाला पेज हो गया। ये देखें, ये जो पिछला पेज था ये वही वाला दोबारा ओपन हो गया है। तो ये आज का इंट्रोडक्शन था बेसिक सा, जो कि ये वो वाला व्यू पोर्ट है जो कि हमने हर एक के अंदर लाजमी लिखना ही लिखना है, ठीक है। हमें कोई चॉइस नहीं है कि हम ये लिखें या ना लिखें। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे और मज़ीद टैग्स के बारे में देखेंगे।